जनजाति पर जबरदस्त सियासत। एक ही तारीख को बीजेपी कांग्रेस का कार्यक्रम, जबलपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, भोपाल में पीएम मोदी का आगमन। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन आयोजित कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इसी दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन का ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताने जा रही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को बुलाया गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट को सौंपी गई है। 15 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का यहाँ आगमन हो रहा है। और निश्चित रूप से जब हमारे इतने वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ रहे हैं और वो संबोधित करेंगे आदिवासी वर्ग समाज के लोगों को, उस वर्ग के लोगों को, तो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकल कर सामने आएंगी। और ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सबका सम्मान करना, सबके बारे में सोचना। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी भी आदिवासियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले 18 सितंबर को जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर बीजेपी के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। शाह के बाद अब पीएम मोदी के इस दौरे को भी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वजह है कि राज्य में 43 समूह वाली आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग भोपाल के अंदर तो आएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई बंधु जो आ रहे हैं, जो उनके लिए कई प्रकार के उनके जन कल्याण की योजनाओं के साथ जो राष्ट्रीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शुरुआत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे जनजातीय भाई बंधुओं के स्वागत के लिए भी तत्पर और तैयार होकर के पलक पांवड़े बिछाकर भोपाल के अंदर तैयारियां चल रही हैं। हर जिले में तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 47 है। वहीं लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है। इसमें बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीट जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। यही वजह है कि दोनों दल यहां जोर लगा रहे हैं। वैसे उपचुनाव में जोबट की जीत ने बीजेपी का उत्साह बढ़ा दिया है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है, जबकि कांग्रेस इस समुदाय को साधे रखने की जुगत में लगी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है ट्राइबल पर टशन। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्राइबल सीट्स को लेकर ये जो टशन का एक हालात, परिस्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, उसमें राजनीतिक जो लाभ हानि के समीकरण हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन आदिवासी जनमानस के मन पर किस पार्टी का और कैसा प्रभाव, तो इसकी तैयारी राष्ट्रीय स्तर पर भी है बीजेपी की। और यही वजह है कि जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है उस पर अवकाश, और इसी के साथ मध्य प्रदेश में वो तमाम चीज़ें जो आदिवासियों के लिए, जनजाति समुदाय के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है, उस दिशा में कोशिशें राज्य सरकार की निरंतर जारी हैं। जैसा समीकरण आपने राजनीतिक देखा कि 2013 में कहानी कुछ और थी, बीजेपी का पलड़ा भारी था, और 2018 में 47 विधानसभा सीटों पर जो ट्राइबल सीट्स आरक्षित हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। और यही वजह है कि जोबट के लिए जो रिसेंटली कंक्लूड बाई इलेक्शन था, हमने एक ज़बरदस्त टक्कर देखी। और इस ज़बरदस्त टक्कर में कांग्रेस की रणनीति रही कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट अगर बीजेपी का कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ता है तो जीत की राह आसान हो जाएगी।
अब अगर आप देखें तो क्या 2023 के इलेक्शन में भी बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि ट्राइबल का किला फतेह करने के लिए वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर ही डोरे डाले, या क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों को लेकर ये दावे सामने आते हैं कि वो बीजेपी के टॉप लीडर्स के संपर्क में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को भी एक मजबूत रणनीति के साथ सामने आना होगा और इसीलिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जुट गई हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। कांग्रेस सम्मेलन कर रही है उसी दिन, तो बीजेपी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ केंद्रीय मंत्री इन सब की मौजूदगी में एक ज़बरदस्त कार्यक्रम भोपाल में जम्बूरी मैदान में। तो किस तरह से ये टशन ट्राइबल को लेकर जारी रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। विक्की खोंगल जी हैं, युवा नेता और कांग्रेस प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और राम दांगोरे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं पंधाना से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी हम लेकर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं ट्राइबल टशन, ट्राइबल को लेकर ये जो बाई इलेक्शन से एक सिलसिला शुरू हुआ, जो अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ज़बरदस्त तैयारियों के बीच ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, दो बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री के, जनजातीय गौरव दिवस और हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन का उद्घाटन, किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में आदिवासी सालों से राजनीति का मुद्दा है, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी इतनी आदिवासियों को लेकर चिंतित क्यों हो गई कि इतने बड़े बड़े लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आप 9 अगस्त से आप 15 नवंबर तक के आप घटनाक्रम पर नज़र मारेंगे तो केवल ट्राइबल आप नेमावर की भी घटना होती है, बाई इलेक्शन भी होते हैं, बहुत सारे लगभग 90 के करीब सीटें होती हैं जो ट्राइबल जो है, जहां वोटर बहुत डिसाइडिंग होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो रिजर्व सीट के अलावा भी दूसरी सीटों पर ट्राइबल का असर है, और ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि इनके समर्थन के बिना आप सरकार नहीं बना सकते, जैसा हमने 13 के में देखा और फिर 18 के जो नतीजे थे। चिंता का विषय ये है कि वोटों का डिवीज़न जो कांग्रेस का वोट है वो शायद अब हो नहीं रहा होगा, या तो गोंडवाना के जो है उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही होगी कि कांग्रेस को डैमेज कर पाए, और फिर जयस का जिस तरह से हमने देखा था 18 के चुनाव में उसने कांग्रेस के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया था, तो दोनों स्थितियों में वोटों का डिवीज़न रुक गया था। अब यदि वोटों का डिवीज़न नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर राह बहुत मुश्किल होगी। तो अभी से जब आप होमवर्क करेंगे तो 2023 तक कुछ ना कुछ आप एक ज़मीन तैयार कर लेंगे और आगे जो सत्ता का रास्ता है वो फिर खुल सकता है। चलिए, मैं सीधे चलता हूँ राम दांगोरे जी के पास, फिर विक्की जी की तरफ आऊँगा। दांगोरे जी, मुझे बताएं आप कि किस तरह से आप तो और नज़दीक से देखते हैं आदिवासी समुदाय को, और आप ये भी देखते हैं कि सरकार की योजनाएं, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार है, बहुत तटस्थ और निरपेक्ष होकर, बहुत ही न्यूट्रल होकर मुझे बताइएगा कि आदिवासियों के लिए ये जो एक राजनीतिक लड़ाई है ये तो अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन क्या आप महसूस करते हैं अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि आदिवासी उसके साथ हैं, ट्राइबल्स के लिए उसने बहुत सारा काम किया है, तो उसका आधार मुझे संक्षेप में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रत्येक वर्ग के साथ रही है और समरसता के भाव से हमने समाज के बीच में काम करा हो, और बीजेपी के गठन से पहले हमारे वैचारिक संगठन के माध्यम से हमने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है कि कैसे उस तक पहुंच करके जो लंबे समय से किसी पीड़ा को सह रहा है या किसी शोषण को सह रहा है उससे उसको उभारा जा सके। और भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकलती है, जो भी सारी योजनाएं हम लोग निकालते हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई जा सके। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगलों में वनवासी क्षेत्र होते थे या आदिवासी टोले मस्जिदें होते थे, उन तक पहले एम्बुलेंस भी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती थी। कोई एक्सीडेंटल घटना हो गई या कोई डिलीवरी का केस हो, आज सरपट एम्बुलेंस जाती है और उनको लेकर के हॉस्पिटल तक लेकर के आती है। ऐसी तमाम सारी कई असुविधाओं का सामना आज जनजातीय समुदाय कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों योजनाएं बनाई जिससे कि जनजातीय समुदाय उभर करके ऊपर आ सके। साथ ही
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जैसे रेंगा कोरकू, टंटिया मामा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, इनके लिए कई सारी सरकार आई लेकिन किसी ने कोई सार्थक प्रयास नहीं करे। एक समय था जब हमारे टंटिया मामा को डाकू कह करके बुलाया जाता था और जो पुरानी उनकी तस्वीरें थी उसमें भी डाकू शब्द का प्रयोग होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी स्मारक बनाया, 2 करोड़ रुपए की लागत से आज उनका स्मारक पंधाना के ग्राम बड़ौदा अहिर में बना हुआ है। राणा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के लिए अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, अमरकंटक में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। पेशा कानून 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को लेकर के, फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के, वनाधिकार पट्टा अधिनियम को लेकर के अनेकों आंदोलन चले, अनेकों विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पेशा कानून के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है और लगातार पिछले 6 महीने से हम लोग पेशा कानून के ऊपर काम कर रहे हैं और कैसे उनको आसानी से ग्राउंड तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्य किसी वर्ग को इससे कोई समस्या नहीं हो, कि बीच के रास्ता अपना करके आदिवासियों के लिए उसको पारित किया जा सके। बिल्कुल डांगोरे जी, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। और मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने आज तक कभी तैयारी नहीं करी। नहीं तो ये तो और अच्छी तैयारी है। इससे अच्छी तैयारी क्या है कि रेडी टू ईट और रेडी टू स्टार्ट की तरह आदमी तैयार रहे। सबसे अच्छी तैयारी वो है जिसके लिए कोई तैयारी ना हो। तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप कभी तैयारी नहीं करते। खोंगल साहब। शरद जी, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का जो कार्यक्रम रखा है और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की तरफ अब 17 सालों के बाद अब ध्यान देना शुरू किया और उनकी समस्याओं के प्रति अगर सजगता से देखने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कहता हूँ नाउ इट्स टू लेट। वो इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विगत 17 सालों के कार्यकाल पर मेरा तो ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ऑडिटर के रूप में एक संरक्षक के रूप में उन्हें ऑडिट करना चाहिए इस बात का कि 17 सालों में आदिवासी वर्ग जो 2 करोड़ के लगभग आदिवासी मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, ट्राइबल स्टेट हमें कहा जाता है, आदिवासियों की समस्याओं और उनकी मूलभूत समस्याओं में आदिवासी क्यों पिछड़ गए, क्यों केंद्र सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट में हमारा आदिवासी भाई वह गौरव के साथ कैसे जिएगा जब हमारे आदिवासी भाई को न केवल सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक के अलावा भी हमारे आदिवासी भाई की, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा, हमारे आदिवासी भाई को सुरक्षा, जब आदिवासियों के उत्पीड़न में जब प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पे होता है, महिला आदिवासी बहनों के साथ में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के मामले मध्य प्रदेश से सामने आते हैं। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, अभी मैं जोबट विधानसभा के मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य करके आया हूँ, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर देश में सबसे पिछड़ा जिला है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये बात कह रही है। तो कैसे जो समस्याएं पिछले विगत 17 सालों से हम लोग फेस कर रहे थे आदिवासी अंचलों में, वही आज हमारे सामने खड़ी हुई है मध्य प्रदेश में, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के इतने वर्षों के शासनकाल के अंदर कहाँ ध्यान नहीं दिया गया, कैसे आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया गया, कैसे रोजगार के अवसरों पर ध्यान नहीं दिया गया, किस प्रकार से 1 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद आदिवासी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के जो है रिक्त है, किस प्रकार से 2006 में जब यूपीए सरकार के दौरान जो वनाधिकार कानून लाए गए थे, वो वनाधिकार कानून के 6.5 लाख में से 3.5 पौने 4 लाख लंबित हैं मामले अभी भी। तो इन सारे मुद्दों पर एक चीज़ ये तो आप मानेंगे कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जनजाति समुदाय के लिए जो पहल होनी थी वो वैसी नहीं हुई, तो इसमें आप अपनी सरकारों को भी शामिल कर रहे होंगे? मैं तो विगत 17 सालों की बात कर रहा हूँ, उसके पहले सब ठीक था। उसके पहले भी यदि हमारे आदिवासी अंचलों की जो समस्याएं थी उस पर विशेषकर हमारे जो बैकवर्ड जिले हुआ करते थे उन पर ध्यान देने का प्रयास किया गया था। लेकिन यदि हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शरद जी देखेंगे तो इस जो बजट हुआ करता था उसके 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा यूपीए की सरकारों के दौरान आदिवासियों के उत्थान के लिए बजट केंद्र सरकार ने दिया। आर्टिकल 275(1) के तहत जो बजट एलोकेशन किया गया, वो बजट एलोकेशन के बावजूद आज हम उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तो इसीलिए 17 सालों बाद आज आदिवासियों की याद आ रही है। दिनेश जी,
चुनाव अब एक विधा ऐसी भी हो गई है जिसमें कई बार जो पारंपरिक मुद्दे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके साथ आपकी रणनीति का एलिमेंट, जो सरप्राइज करने वाला एलिमेंट है, वो भी एक बड़ा अहम पहलू हो गया है। कांग्रेस का एक पारंपरिक सोच ये है कि ट्राइबल उसका बहुत ही ट्रेडिशनल वोटर है, और इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ट्राइबल लीडरशिप कांग्रेस में कभी बहुत स्ट्रांग रही है। अब तो दोनों ही पार्टियों में आप देखें तो राम दांगोरे जी भले ही इससे सहमत ना हो और विक्की खोंगल जी भी सहमत ना हो, तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते और कांतिलाल भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया या नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ में इस तरह की एक स्टालवर्ट लीडरशिप की ज़रूरत है। अब राम दांगोरे जी भी उस तरह आगे बढ़कर वो जगह लें, इनके यहाँ विक्रांत भूरिया जी लें तो फिर लोग कहेंगे कि पिता पुत्र गणित है। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं ट्राइबल लीडरशिप का मंजर दोनों पार्टियों में, आप क्या देखते हैं? और जो ट्राइबल्स के लिए जो क्योंकि वो बड़ा बहुत ही भावुक समुदाय है, वो आपकी बात को गौर से सुनता है और भावना से संचालित भी होता है। जी देखिए शरद जी, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो आप देखिए कि कई नेता थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो अपने समुदाय में, अपने वर्ग में विशेष स्थान रखते थे और उनकी आवाज़ थी। अब जब आप देखिए कि सने सने जो है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो आदिवासी नेतृत्व है वो हमको उतना सक्रिय दिखाई नहीं देता। आपका जो चुनिंदा कुछ नाम है, नई लीडरशिप की जो आप बात कर रहे हो, वो लीडरशिप हमारे सामने अभी आ नहीं पाई। और आप ये देखिए, जो शुरू में आप बात कर रहे थे कि जब जहाँ आदिवासी क्षेत्रों में खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो वोटर उनका कमिटेड वोटर नहीं है, तो एक समस्या लीडरशिप की समस्या भी उनके सामने होती है कि लीडर नहीं होगा तो वो आदिवासी समुदाय उनकी तरफ आकर्षित कैसे होगा। तो फिर वही जो जोबट का फार्मूला हमने देखा कि जोबट में कांग्रेस का चेहरा आप लाए और चुनाव जीत गए। इस तरह का जो प्रयोग है तो वो आपका क्या स्थायी जनाधार बढ़ा पाएगा इस तरह का प्रयोग? क्योंकि एक जो है जब जहाँ भी लीडरशिप ब्रेक होगी तो फिर वहाँ से जनाधार छूट जाएगा, फिर कांग्रेस का जो दूसरा लीडर होगा तो वो फिर आ जाएगा। लेकिन इससे भी एक जो पीछे एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है शरद जी, शायद जो है इस आदिवासी सम्मेलन के पीछे भी हो सकता है कि वही हो, क्योंकि एक मुहिम जो हम पिछले 2-3-4 साल से लगातार देख रहे हैं, जो संघ परिवार और दूसरे जो लोग चला रहे हैं, आदिवासी समुदाय जो अपने को जनगणना में अभी तक अपने आप को हिंदू नहीं लिखता है, वो मेन स्ट्रीम में लाने की भी एक कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये जो प्रयास हैं, उनके जो संयुक्त प्रयास हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे और जब उनका जब वो एक अपना धर्म भी लिखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बदलाव हम आने वाले कुछ सालों में देखें। दांगोरे जी, लीडरशिप का इशू तो रहता ही है और वो निश्चित तौर पर अपनी जगह अपने आप बनानी पड़ती है। दांगोरे जी को भी आगे आना है तो कोई उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछा है, ना विक्की खोंगल जी के लिए बिछा है। आपको अपना आसमान और आसमान में अपनी जगह, अपनी उड़ान खुद ही तय करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 70 के दशक के एक सीनियर आईएएस सेवानिवृत्त ने एक बार हमसे कहा कि 60 और 70 के दशक में मध्य प्रदेश में ट्राइबल बहुल ज़िलों में पोस्टिंग के लिए चीफ सेक्रेटरी उन युवा अफसरों को तरजीह देते थे जो जनजाति विकास के लिए बहुत प्रतिबद्धता से काम करने की इच्छा जताते थे। आज हम ये देखते हैं कि ट्राइबल ज़िलों में पोस्टिंग लेना, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये माना जाता है कि नहीं साहब, वहाँ कोई बहुत काम करने की गुंजाइश कितनी है, बड़े ज़िले जो हैं, जो महानगर की श्रेणी में, वहाँ काम करना स्टेटस सिंबल भी है। आपको लगता है कि एक गवर्नेंस में एक नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट में काफ़ी यूथ भी आ रहा है। देखा जाए आईएएस आईपीएस अधिकारी काफ़ी कम उम्र में, अब तो 22-22 साल में जो है यूपीएससी फाइट करके आते हैं। कहीं मानसिकता का अभाव है तो कहीं ना कहीं मानसिकता की परिपक्वता भी है। एक आदमी आईएएस बनने के लिए मेहनत करता है और एक आदमी आईएएस बनकर सेवा करने के लिए मेहनत करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक बात। परीक्षा पास करना जिसका उद्देश्य है वो कभी मेहनत नहीं करेगा। परीक्षा पास करके सेवा करने का जिसका उद्देश्य है, आप उसको अंडमान निकोबार भेज दीजिए, वहां के आदिवासियों की सेवा करके वो आ जाएगा। ठीक बात। तो
मानसिकता का कुल मिला करके सारा खेल है कि ट्राइब्स के लिए हम लोग कितना करना चाहते हैं। ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम सच्चाई बता दीजिए हमको, कितना करना चाहते हैं लोग। मेडिकल की प्रॉब्लम्स है जी। उनको इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है कि कैसे इंडस्ट्रीज हम लोग वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस वहाँ पे डेवलप कर सकते सर हैं। मेरे सवाल पर ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ, मैंने ये पूछा कि कितना लोग तवज्जो देते हैं मशीनरी। मुख्यमंत्री जी की तो हमने मजबूत इच्छा शक्ति देखी है कि वो बहुत ज़्यादा विकास के प्रति उनका रुझान है। दांगोरे साहब को भी मैं सुन रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि संघनिष्ठ मानसिकता से वो भी विकास के प्रति समर्पित प्रतीत होते हैं। बाकी सिस्टम क्या है वैसा? देखिए मैंने कहा ना आपको, सारा खेल मानसिकता का है। मानसिक कितना परिपक्व है आदमी और सेवा का उसमें कितना भाव है। जोबट की तरह घुमा दिया आपने मुझे जी। युवा विक्की जी इतने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं और कई सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखी। आज उन्होंने एक बात कही कि 17 साल बाद क्यों। मैं कहता हूं कि देश की आजादी के बाद क्यों। ये कार्यक्रम अगर कांग्रेस गवर्नमेंट देश की आजादी के बाद कर लेती तो आज ट्राइबल जो है इतना एकत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हीं ट्राइबल्स के कोई इंडस्ट्रियल इवेंट हो रहे होते इस देश में, बड़े कार्यक्रमों का इंटरनेशनल लेवल पर आयोजन हो रहा होता अगर 1947 के तत्काल बाद ऐसे आयोजन होते तो। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस गवर्नमेंट है। इंदिरा सरकार ने टीएसपी ट्राइबल सब प्लान बनाया, लेकिन उसके लिए जो फंड आया उसको जो है अदर डिपार्टमेंट्स को रिलीज कर दिया गया। दिखावा क्यों करा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई उन्होंने आदिम जाति मंत्रालय बनाया, देश का पहला आदिम जाति मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर, और उसके माध्यम से फंड रिलीज हुआ और वो ग्राउंड तक ट्राइबल्स के लिए गया। इनके तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि मैं 100 बेचता हूं तो वहां 10 पहुंचते हैं। आज अगर ग्राउंड स्तर पर अगर कुछ काम हो रहा है तो उस आदिम जाति मंत्रालय के कारण हो रहा है। सभी राज्यों ने फिर आदिम जाति मंत्रालयों का गठन करा और आज काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 साल पहले यह स्थिति थी कि आदिवासियों के घर पे सिर्फ और सिर्फ चिमनी जलती थी। आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आदिवासियों के घरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये जाकर के देख ले और फिर फोन करके मुझे बता दे कि हाँ विधायक जी वहां चलिए जवाब लेता हूं उनसे। आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जी। हॉस्पिटल में कदम रखने का उनके पास में पैसा नहीं होता था, आज निःशुल्क वो लोग बीपीएल कार्ड के माध्यम से किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से देश कई महत्वपूर्ण बातें कही है राम दांगोरे जी ने, करा सकते हैं। जी विक्की जी बोलिए। कोंगल साहब, माननीय विधायक जी ने बड़े ही अच्छे प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा किया और बड़े आपकी भी तारीफ की है, लेकिन इसके लिए धन्यवाद तो दीजिए उन्हें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़े भाई का। लेकिन माननीय विधायक जी आज की असफलताओं को छिपाने के लिए पीछे जाना, पीछे की सरकारों की विफलताएं या पीछे की सरकारों को देखना, आप तो ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की आदत आपने करना था ना। आज कमलनाथ जी आईफा अवार्ड करने के लिए जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में खर्च हो रहा है प्रधानमंत्री जी इंदौर में करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही थी, भला हो सरकार गिर गई। खर्च होना चाहिए था माननीय विधायक जी, और वो करोड़ों रुपए का जो इवेंट हो रहा है ये एक्चुअली में जो है हमारे आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था। क्यों आपकी सरकार ने आदिवासी वित्त आयोग जो कमलनाथ सरकार में बना, आप तो ये बताइए अवार्ड के समय आप चुप क्यों थे? आपको इस बात आप इंदिरा गांधी आप तो ये बताइए चले गए और न जाने नेहरू पर चले जाना, इंदिरा राजीव पर चले जाना, ये आप लोगों ने अपनी आदत सी बना ली है। मेरे बड़े भाई आप इस बात को भी समझिए, आप इस बात को भी समझिए कि आज मध्य प्रदेश क्यों उसी जगह पर खड़ा हुआ है। शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो, आदिवासियों की बेटियों के सुरक्षा की बात कर लीजिए। आपने तो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? यदि आज भी 17 साल बाद आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं, देश का चौथा पिछड़ा राज्य तो हम है, लेकिन आदिवासियों के उत्थान में कौन सा हमने ऐसा काम किया? और अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे बड़े भाई, तो आप जरा इस बात को भी समझिए तो उस समय कि आप मुझे एक बारी बारी से पीढ़ी थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे संक्रमित होती जा रही है। विधायक जी एक आदिवासी इंडस्ट्रियल एरिया का बात बताइए, आदिवासी अंचल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। जितने इंडस्ट्रियल एरिया है वो आज भी कांग्रेस के जमाने के स्थापित किए हुए हैं। तो इन सब चीजों को हमें हजारों युवाओं की सेना खंडवा आई है और पंडाना विधानसभा में आई है, हम आपको बताएंगे।
आप आइए तो आप सही। बताइए। आप भूल गए, आपने नहीं देखी रानी दुर्गावती युवा उद्यमी योजना? आप भी पढ़े लिखे योजनाओं की हैं। बात मैं नहीं कर रहा हूँ। रानी और क्या दुर्गावती युवा उद्यमी योजना और आरटीआई लगा करके जानकारी निकाली करने आप। की बात की गई मेरे थी से मत 2018 के पूछिए। घोषणा RTI पत्र लगा में चलिए, करके द्वारा। मैं आगे नहीं बढ़ा नहीं पाऊंगा, हुआ। माफी चाहूंगा। तब आपको पता बहुत चलेगा। धन्यवाद करता हूं राम दांगोरे जी, बीजेपी विधायक, बहुत धन्यवाद विक्की जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये ठीक बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा, ये राजनीति है। लेकिन ये सही समय है कि जब राजनीति से परे हटकर भी बीजेपी जो सत्ताधारी दल है और मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, दोनों को जनजाति समुदाय के विकास के लिए और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन उनकी मूल जीवन शैली और प्रकृति और वन्य जीवन से उनके संबंधों को बिना डिस्टर्ब और विचलित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, मैं राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी में था और नाम नहीं लूँगा उस जगह का, करीब 20 साल पहले की बात होगी। तब ट्राइबल्स के लिए कुछ टॉयलेट्स बनाए गए एक जगह पर। अब वो जनजाति समुदाय के लोग जिनका अपना जीवन है, वो उस टॉयलेट में गए तो वो घबराहट होने लगी, उन्हें बेचैनी होने लगी। हमारे विकास का साइकिल्स खरीदी गई जिनका कोई उपयोग नहीं रहा। तो आप जो दिल्ली में बैठकर या भोपाल में बैठकर या रायपुर में बैठकर सोचते हैं, उसमें आदिवासी युवक पढ़े लिखे जो हैं, इस समुदाय के जनप्रतिनिधि हैं। दांगोरे जी हमारे साथ रहे और बहुत साफ और खुला विजन रहा। विक्की जी, आप भी अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से आपने रखी। इनकी भागीदारी जितनी बढ़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसी योजनाएं बन जाती हैं जो या तो वन्य जीवन को डिस्टर्ब करती हैं, आदिवासियों को परेशान करती हैं, और हम देखते हैं कि बहुत पैसा खर्च होने के बाद, अच्छी नीयत होने के बाद भी मंशा पूरी नहीं होती। इस पर विचार करने की जरूर ज़रूरत है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मिशन 2023। नमस्कार।